एक दुनिया समानांतर परिचय। एक दुनिया समानांतर नई कहानियों का प्रतिनिधि संकलन है जिसका संपादन उसी दौर के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव ने किया। इस संकलन की अधिकांशतः कहानियां शहरी मध्य वर्ग के भोगे हुए यथार्थ पर आधारित हैं, जबकि कुछ कहानियां ग्रामीण जीवन और वंचित वर्गों के जीवन संघर्षों को भी छूती हैं। सबसे पहले हम इस संकलन की कहानियों का परिचय प्राप्त करेंगे। खोई हुई दिशाएं। कमलेश्वर। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में शामिल है, जिसे एक दुनिया समानांतर में संकलित किया गया है। यह इस संकलन की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। वस्तुतः इसकी संवेदना और शिल्प नई कहानी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। कथासार। यह कहानी चंदर नाम के एक व्यक्ति की है जो कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद से दिल्ली आकर बसा है और बड़े शहर में व्याप्त अकेलेपन तथा संबंधहीनता की वजह से परेशान है। कहानी में घटनाएं नहीं है, केवल एक शाम से रात की स्थितियों का वर्णन है। शुरुआत में वह कनॉट प्लेस में खड़ा है जहां से हजारों लोग गुजरते हैं, पर उसे कोई नहीं पहचानता। तभी आनंद नामक उसका एक परिचित आता है जिसकी सारी बातें नकली और सतही हैं। आनंद संबंधों का लाभ उठाने में यकीन रखता है, किंतु आत्मीय संबंध बनाना उसके लिए संभव नहीं है। फिर चंदर को याद आता है कि उसने बहुत लंबे समय से खुद से भी बात नहीं की है। यह सोचकर उसका अकेलापन और बढ़ जाता है। वह कॉफी हाउस जाता है जहां एक व्यक्ति की नजर में उसे पहचान का आश्वासन मिलता है, किंतु एक ही संवाद में स्पष्ट हो जाता है कि यह एक गलतफहमी थी। पहचान की भूख उसे अपनी पुरानी प्रेमिका इंदिरा के घर जाने के लिए व्यग्र करती है। वह जिस बस में जाता है उसका परिचालक उसे पहचानने का भाव दिखाता है, जिससे चंदर को गहरा सुकून मिलता है, किंतु अगले ही क्षण टिकट के मूल्य को लेकर वह परिचालक इस तरह व्यवहार करता है कि जैसे चंद्र पहली बार उसकी बस में आया हो। वह इंदिरा के पास पहुंचता है जहां वह 3 महीने पहले भी आया था। 3 महीने पहले इंदिरा की को अच्छी तरह याद था कि चंद्र को दूध से चिढ़ है। काफी उसे धुआं पीने की तरह लगती है और चाय में 1 चम्मच चीनी ही लेता है। 1 चम्मच चीनी ही लेता है क्योंकि दूसरे चम्मच से उसका गला खराब हो जाता है। आज उसे इंदिरा के व्यवहार में भी मेहमान नवाजी की बू आई और जैसे ही इंदिरा ने पूछा चीनी कितनी दूं, तभी एक झटके में सब कुछ बिखर गया। अंत में वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी निर्मला के प्रेम में राहत महसूस करता है। उसे लगता है कि कम से कम वह तो उसे पहचानती है, किंतु अकेलेपन का भय इतना गहरा है कि रात को सोते हुए अचानक वह निर्मला को झकझोर कर उठा देता है और पूछता है, मुझे पहचानती हो? निर्मला आश्चर्य भरे स्वर में पूछती है, क्या हुआ? इसी बिंदु पर कहानी समाप्त होती है। संवेदना पक्ष। खोई हुई दिशाएं नवलेखन के दौर की कहानी है जब साहित्य के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग आने लगा था। इस समय अस्तित्ववाद व मनोविश्लेषणवाद जैसी विचारधाराएं व्यक्ति की नियति तथा उसके मनोजगत के विश्लेषण पर बल दे रही थी। इसी समय बड़े शहरों में रहने वाला व्यक्ति भीड़ में अकेला होता जा रहा था। उसके भावनात्मक संबंध खत्म होकर उपयोगितावादी समीकरणों में तब्दील हो रहे थे और व्यक्ति संबंधहीन, अकेला तथा अपने आप में अजनबी होता जा रहा था। उसकी जड़ें जिस ग्रामीण या कस्बाई परिवेश में थी वहां पहचान और संबंध का संकट नहीं था, किंतु रोजगार तथा अवसरों की तलाश में उसे बड़े शहरों में आकर ऐसा असहज, संबंधहीन व निरर्थक जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा था। यह कहानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों के इसी पक्ष को प्रस्तुत करती है। इस कहानी की मूल समस्या पहचान का संकट है। समाजशास्त्रियों ने बड़े शहरों के व्यक्ति को जिस अर्थ में भीड़ में अकेला कहा है, वही भाव इस कहानी में मुखर हुआ है। चंदर सोचता है, आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं पर कोई
उसे नहीं पहचानता और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहाँ से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नज़र में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। बड़े शहरों में अकेलापन कितना ज्यादा है, इसकी तड़प वहां दिखती है जहां चंदर अंततः महसूस करता है कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परिचय की एक मांग है, ऐसा नहीं कि बड़े शहरों के लोग साथ साथ न होते हों। समस्या यह है कि वे साथ साथ होकर भी संवाद या संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं होते। इसका उदाहरण इस वाक्य में दिखता है, सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। कभी कभी चंदर चाहता है कि वह कुछ देर अकेला बैठकर तन्हाई में ही डूबने का प्रयास करे, किंतु पीड़ा की बात है कि तन्हाई में भी अपनापन नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी इधर से घूमता हुआ निकल जाता है। बड़े शहर का मध्यवर्गीय व्यक्ति न सिर्फ दूसरों की पहचान से वंचित है, बल्कि वह स्वयं भी खुद को नहीं पहचानता। अस्तित्ववादी शब्दावली में कहें तो आत्मनिर्वाचन या अजनबीपन, सेल्फ एलियनेशन उसके भीतर घर कर गया है। कमलेश्वर ने इस कहानी में इस दर्द को भी उभारा है। वे लिखते हैं, और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया, अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है, रह रह कर कतराता है। अकेलापन जिस मानसिक तनाव को जन्म देता है, वह व्यक्ति को बिना शारीरिक थकान के भी निचोड़ देता है। वह हर समय ऊब, थकान, टूटन तथा अवसाद जैसी मन स्थितियों में रहता है। चंदर कहानी की शुरुआत में ही बेहद थका हुआ है और कमलेश्वर ने दिखाया है कि यह शरीर की नहीं मन की थकान है। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे कि कहीं दूर आया गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई है। दिल और दिमाग इतना थका हुआ है कि लगता है वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। कहानी में इस बात का दर्द साफ झलकता है कि शहर में भावनाओं और संवेदनाओं की कमी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिकाधिक उपलब्धियां चाहता है और इस प्रक्रिया में अपनी भावनाओं से काटकर नकली व्यक्ति हो जाता है। चंद्र महसूस करता है कि शहर की माताएं भी मातृत्व की सहज भावनाओं से वंचित हैं। वह सोचता है, बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोल गप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेईमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है। शिल्प पक्ष नई कहानी अपनी संवेदना को लेकर जितनी चर्चा में रही है, उतनी ही शिल्प को लेकर भी खोई हुई दिशाएं नई कहानी के शैल्पिक ढांचे का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके शिल्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कथानक का टूटना। इसमें न तो ज्यादा चरित्र है और न ही घटनाओं की श्रृंखला। एक शाम से लेकर रात तक की स्थिति का वर्णन मात्र है, जिसमें कुल 5 या 6 घंटे का जीवन दिखाया गया है। न कोई आरंभ है, न मध्य, न अवसान है। कहानी न किसी उद्देश्य को लेकर चली है और न ही अंत में कहीं पहुंची है। सिर्फ कुछ स्थितियों के विवरण हैं और उसके संदर्भ में लेखक की टिप्पणियां हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ पारंपरिक कहानी का कथानक पूर्णतः बिखर गया है। इस कहानी की चरित्र योजना भी नई कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि यह दौर अस्तित्ववाद और उससे प्रभावित लघु मानववाद का दौर था, अतः स्वाभाविक है कि नई कहानियों के चरित्र स्थितियों को बदलने की ताकत नहीं रखते, बल्कि स्थितियों के हाथों की कठपुतलियां बनकर जीते हैं। इस कहानी में भी मूल समस्या कोई खलनायक नहीं, बल्कि स्थितियां ही है। शहर की स्थितियां ऐसी
है कि हर व्यक्ति संबंधहीनता व पहचान के संकट से जूझता है, किंतु अंततः लड़ाई में हार जाने को बाध्य है। नौचंद्र इन स्थितियों को बदल सकता है, न कोई। और इंदिरा, जो 3 महीने पहले तक इन परिस्थितियों के सामने नहीं झुकी थी, वो अभी अब बड़े शहरों की जीवन शैली में ढलकर चंद्र को भूल गई है। ये चरित्र एकदम सहज स्वाभाविक चरित्र है, जिन्हें लेखक ने नहीं, शहर ने गढ़ा है। भाषा शैली के स्तर पर यह कहानी कविता जैसा प्रभाव धारण करती है। जहाँ तक शब्दावली का प्रश्न है, इसमें किसी भाषा के प्रति वर्जना नजर नहीं आती। कहीं कहीं अंग्रेजी के अत्यधिक शब्द और वाक्य हैं, जैसे आनंद की भाषा में प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं, तो कहीं कहीं शुद्ध पंजाबी वाक्य भी दिख जाते हैं, जैसे सरदार जी की भाषा में किसे होरने लय होड़ेंगे 4 आने, असी तो छाए आने, तो घट नहीं लेंदे बादशाहो। भाषा के स्तर पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग दृष्टव्य है। उपमाओं का प्रयोग रेगिस्तान की तरह फैली हुई तन्हाई, अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। प्रतीकों का प्रयोग, उसमें सिर्फ खुमार है और एक बहुत बेमानी और पीटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है। विरोधाभास की भाषा, और यह राजधानी है जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है। अपने देश का नहीं, तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वह सड़कें कहीं नहीं पहुंच जाती। व्यंग का प्रयोग, किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है, आंखें हैं इसीलिए देखना पड़ता है, अगर न होती तो सवाल ही नहीं उठता। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसीलिए जरूरी है कि इधर उधर देखा जाए। खोई हुई दिशाएं एक वातावरण प्रधान कहानी है। इसके केंद्र में न तो कोई नायक या खलनायक है, न कोई घटना, और न ही उद्देश्य। लेखक ने शहर के वातावरण और उससे निर्मित मानसिक तनाव को ही पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। नई कहानी आंदोलन में कुछ कहानियां वातावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिन में से एक खोई हुई दिशाएं भी है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर में संकलित किया है। मोहन राकेश ने नाटक और कहानी दोनों क्षेत्रों में अद्भुत मिसाल कायम की है। उन पर अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि, लघु मानववाद तथा मोह भंग की मानसिकता का गहरा प्रभाव है। उन्होंने खुद लिखा है, मेरी कहानियां पुरुष और स्त्री के बदलते संबंधों और विखंडित होते हुए परिवारों के बीच अधूरेपन की तरह शादी झेल रहे व्यक्तियों की कहानियां हैं। एक और जिंदगी इस दृष्टि से अत्यंत प्रामाणिक कहानी है। कथासार, इस कहानी के केंद्र में प्रकाश नाम का एक चरित्र है, जो संबंधों के अभाव की तरह शादी झेल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व उसका विवाह बीना से हुआ था, किंतु वह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व पूर्णतः विपरीत था। बीना प्रकाश के समान पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा कमाती थी, उसमें अत्यधिक अहंकार था और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की जिद थी। प्रकाश ऐसे संबंधों में सहज नहीं हो सका। अंततः दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए और उनका बेटा पलाश पासी बीना के पास रहने लगा। इसके बाद प्रकाश ने कुछ वर्षों तक संयमग्रस्त रहने के बाद दूसरे विवाह का फैसला किया। उसके एक दोस्त जुनेजा की छोटी बहन थी निर्मला, जो 26-27 वर्ष की होकर भी सिर्फ 18-19 वर्ष की दिखती थी। दिखने में अत्यंत सुंदर थी और इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि प्रकाश पर रौब जमा सके। प्रकाश ने उसे विवाह किया, किंतु बाद में पाया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके साथ रहना जीवन को अत्यधिक त्रासद बनाना सिद्ध हुआ। एक दिन प्रकाश घर छोड़कर भाग गया। निर्मला ने कई तरह से दबाव बनाया कि वह लौट आए, पर वह नहीं लौटा। तभी एक दिन
उसे अपने घर के सामने बीना और पासी दिखाई दिए, जो वहां कुछ दिनों के लिए घूमने आए थे। उसे 2-3 दिन तक कुछ घंटे पासी के साथ बिताने को मिले, जिससे उसके भीतर पितृत्व तथा पारिवारिक स्नेह की भूख प्रबल होने लगी। किंतु जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी और उसे वापस लौटाना संभव नहीं था। बीना और पासी अपने घर लौट गए और प्रकाश खुद को अत्यंत अकेला महसूस करने लगा। इसी बिंदु पर कहानी समाप्त होती है। संवेदना पक्ष मोहन राकेश के नाटकों और कहानियों में मूल समस्याएं प्रायः एक जैसी हैं। वे शहरी मध्य वर्ग में पुरुष और नारी के बदलते हुए संबंधों को कहानी का विषय बनाते हैं। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि मेरी कहानियां संबंधों के टूटने से परेशान व्यक्तियों की त्रसद नियति को व्यक्त करती हैं। एक और जिंदगी का मूल विषय भी यही है। एक और जिंदगी शीर्ष से ही स्पष्ट है कि रचनाकार एक जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। यह असंतोष इसलिए है क्योंकि मनुष्य के पास एक ही जीवन है, उसी में उसे प्रयोग करने हैं और उसी में जीना है। सात्र ने कहा है कि निर्णय चाहे जितनी भी समझदारी से किया जाए, वह कुछ न कुछ असंतोष पैदा करता ही है। यही मूल समस्या इस कहानी के नायक प्रकाश की है। उसने जो निर्णय किए वे गलत थे, किंतु अब निर्णय सुधारने के लिए उसके पास दूसरी जिंदगी नहीं है। वह सोचता है, क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही जीवन तो मिलता है, वही प्रयोग के लिए और वही जीने के लिए। तो क्यों इंसान एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता मान ले? एक और जिंदगी में जिंदगी के प्रति जो निरर्थकता का बोध है, वह एक और जिंदगी की तड़प को उभारता है। यह एहसास होना कि एक ही जीवन था और वह व्यर्थ हो गया है, इंसान को भीतर घुटन के लिए मजबूर कर देता है। यह घुटन नव लेखन के दौर में मनुष्य की मूल समस्या बनकर उभरी, जो इस कहानी में भी साफ साफ दिखती है। उसे लगता था जैसे वह जी न रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक अपने से संघर्ष किया था? इस निरर्थकता बोध का मूल कारण संबंधों का टूटना है। एक तो शहर का आदमी यूं ही अकेला है, दूसरे यदि वह अपने सीमित संबंधों में भी खुश नहीं हो तो अकेलापन उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। संबंधों की यह टूटन सिर्फ इस नायक की समस्या नहीं है, यह स्वतंत्रतर भारत में स्वतंत्र और सशक्त होती हुई नारी के साथ पुरुषों के सहज न हो पाने की समस्या। इस कहानी का नायक विवाह के कुछ दिन बाद ही पत्नी से अलग हो गया है। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग अलग रहने लगे थे। विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका। कहानी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधों की यह टूटन किस प्रकार नारी को स्वातंत्र चेतना से जुड़ी है। वह पहले की भूल को दोहराना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि वह एक ऐसी ही लड़की के साथ जीवन बिता सकता है जो हर दृष्टि से बीना के विपरीत हो। बीना में बहुत था, वह उसके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा कमाती थी, उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था और वह समझती थी कि किसी भी परिस्थिति का वह अकेली रहकर मुकाबला कर सकती है। शारीरिक दृष्टि से भी बीना काफी लंबी ऊंची थी और उस पर भारी पड़ती थी। वह अब एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर तरह से उस पर निर्भर करे, जिसकी कमजोरियां एक पुरुष के आश्रय की अपेक्षा रखती हो। एक और जिंदगी में मध्य वर्ग में व्याप्त अनिर्णय की समस्या को भी उठाया गया है। उच्च और निम्न वर्ग में अनिर्णय की समस्या उतनी प्रबल नहीं होती, क्योंकि उनकी जीवन स्थितियां उन्हें निर्णय लेने का साहस प्रदान करती है। राजेंद्र यादव ने भी अपनी कहानी टूटना में निर्णय शक्ति की वर्गीय व्याख्या की है, किंतु मध्य वर्ग हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है, क्योंकि एक तरफ उसकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं प्रबल होती हैं तो दूसरी ओर वह कई सामाजिक दबाव और नए प्रयोगों की विफलता
के भय से डरा रहता है। इस कहानी के नायक प्रकाश की भी एक बड़ी समस्या और निर्णय की समस्या है। सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। फिर वही दिन, सप्ताह और महीने 2.5 साल गुजर जाने पर भी प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया। मोहन राकेश ने इस कहानी के माध्यम से सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों की समस्या को ही नहीं उभारा, बल्कि उन बच्चों की पीड़ा को भी दिखाया है जिनके माता पिता अलग हो गए हैं। ऐसे बच्चे बिना किसी अपराध के माता या पिता किसी एक के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। जब प्रकाश और बीना कोर्ट में तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने वाले थे, ठीक उसी समय एक चिड़िया के बच्चे के प्रतीक के माध्यम से मोहन राकेश ने उनके बच्चे की समस्या को उठाया है। कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट दिया होता तो बल्कि अच्छा था। अब इस तरह बेचारा क्या जिएगा। तब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शिल्प पक्ष कथानक एक और जिंदगी अन्य नई कहानियों की तरह कथानक की संरचना को तोड़ने वाली कहानी है। पारंपरिक कहानियों के शुरुआत और अंत में निश्चित सूचनाएं होती थीं जो कथानक को बांधती थी। इस कहानी की शुरुआत और अंत दोनों क्षणिक अनुभूतियों पर आधारित हैं। न कोई आरंभ है, न ही कोई अंत। घटनाएं नहीं ही के बराबर हैं, सिर्फ कुछ स्थितियां हैं और उनका विश्लेषण है। चरित्र योजना मोहन राकेश के नाटकों और कहानियों में सभी चरित्र आधे अधूरेपन की त्रासदी झेलते हुए दिखते हैं। वे सभी लघु मानव हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्हें बदल डालना चाहते हैं, किंतु अंततः उन्हीं के हाथों निर्धारित होते हैं। उन्हीं से लड़ते लड़ते टूट जाते हैं। इस कहानी में भी प्रकाश और बीना दोनों अधूरेपन से ग्रस्त हैं। राकेश की चरित्र योजना में एक और खास बात है कि उनके नारी चरित्र प्रायः ज्यादा सशक्त, आत्मविश्वास तथा निर्णय शक्ति से युक्त होते हैं, जबकि पुरुष चरित्र प्रायः कुछ कमजोर और निर्णयहीनता के शिकार। यह स्थिति आषाढ़ का एक दिन के कालिदास और मल्लिका या आधे अधूरे के महेंद्रनाथ और सावित्री के साथ जितनी है, उतनी ही इस कहानी के प्रकाश और बीना के साथ है। इतना जरूर है कि ये चरित्र शहरी मध्य वर्ग के सहज चरित्र हैं। उनमें लेखक का हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। भाषा नई कहानियों में जो भाषाई प्रयोगशीलता दिखती है वह इस कहानी में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। विरोधाभास की भाषा अतीत के कोहरे में वह एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने पर भी आज तक नहीं बीत सका था। शब्दों की आवृत्ति के माध्यम से अर्थ संप्रेषित करने की कोशिश बच्चे की पहली वर्षगांठ थी। उस दिन वही उनके जीवन की सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। उपमाओं का प्रयोग कितना विचित्र था। वह क्षण आकाश से टूटकर गिरते हुए नक्षत्र जैसा उसके दिमाग को जैसे कोई छैनी से छीलता रहा। प्रतीकों का प्रयोग प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया है और चीलों की कई एक पंक्तियां उस दर्रे में से होकर दूर दूर उड़ती जा रही हैं। यही सच है मन्नू भंडारी, यही सच है। नई कहानी आंदोलन की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की सर्वाधिक विख्यात कहानी है। मन्नू भंडारी ने जितने पैनेपन से महाभोज जैसी रचनाओं में अपने समय के राजनीतिक सामाजिक सच को उभारा है, उतनी ही गहराई से आपका बंटी जैसे उपन्यासों और यही सच है जैसी कहानियों में शहरी मध्य वर्गीय जीवन के पारिवारिक संबंधों की टूटन को भी उठाया है। कथा सार यही सच है दीपा नामक लड़की के जीवन की कहानी है जो उसकी डायरी के कुछ पृष्ठों के रूप में प्रस्तुत की गई है। दीपा अपने माता पिता के साथ पटना में थी जब उसे निशिथ से प्रेम हुआ। 18 वर्ष की उम्र में किया गया यह रोमानीय प्रेम उसके जीवन का आधार था, किंतु अंततः निशिथ ने उसे ठुकरा दिया। इसी
दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई और भाई भाभी ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। दीपा अकेली होकर कानपुर आ गई और अनुसंधान कार्य में जुट गई। यही उसका उसकी मुलाकात संजय से हुई और यह परिचय धीरे धीरे गहरे प्रेम के स्तर तक पहुंचा। वह निशित से घृणा करने लगी। इसी बीच एक इंटरव्यू के लिए कलकत्ता से उसके पास बुलावा आया। कुछ कारणों से संजय उसके साथ नहीं जा सका और दीपा को अकेले ही जाना पड़ा। वहां उसे संयोग से निशित मिला और उसने इंटरव्यू में दीपा की सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दीपा लगातार चाहती रही कि वह उसे संजय के बारे में बता दे, किंतु वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि निशित की उपस्थिति उसे पुनः उस रोमानी प्रेम में डुबाने लगी। वह अपने भीतर ही भीतर खुद से लड़ती रही और अंततः निशित के पक्ष में झुक गई। रेलगाड़ी से लौटते समय जब निशित ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो उसे लगा कि यह निशित का प्रेम प्रस्ताव है। कानपुर पहुंचते ही उसने निशित को पत्र लिखा, जिसका भाव यह था कि वह निशित के साथ ही जीवन जीना चाहती है। 4 दिन बाद निशित का जवाब आया, जिस में उसने इस संबंध का जिक्र तक नहीं किया। इसी रूखी और ठंडी प्रतिक्रिया से दीपा फिर अचानक असुरक्षित सी हो उठी। तभी वह वहां संजय पहुंचा और दीपा भावुक होकर उससे लिपट गई। अब उसे लगा कि निशित सिर्फ एक भ्रम था, वास्तविक सच संजय ही है। संवेदना पक्ष यह सच है कि यही सच है कि कहानी की केंद्रीय संवेदना इसके शीर्ष से कुछ कुछ स्पष्ट होती है, किंतु लेखिका के अनुसार सच क्या है, इसकी कई व्याख्याओं की संभावना कहानी में छिपी है। दरअसल कहानी में कई प्रकार के मानसिक द्वंद्व दिखते हैं और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में तय किया जा सकता है कि यही सच है का सच क्या है। कहानी के भीतर से जो सच साफ तौर पर उभरता है वह यह है कि प्रेम चाहे कितना भी गहरा हो वह विचलनहीन नहीं होता। यह सच छायावाद की प्रेम दृष्टि के विपरीत है और शहरी मध्य वर्ग की प्रेम दृष्टि के नजदीक है। कहानी में यदि दीपा की कुछ मन स्थितियों को क्रमिक रूप में देखें तो साफ नजर आता है कि गहरी प्रतिबद्धता भी एक पुराने किंतु गहरे संबंध के सामने कैसे बिखरने लगती है। इन क्रमिक स्थितियों से मन्नू भंडारी दिखाना चाहती हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या नारी विभिन्न तथा विरोधी मन स्थितियों के घात प्रतिघात से ही अपने भावनात्मक जीवन को जीता है। जो लोग सोचते हैं कि व्यक्ति का प्रेम अटूट और विचलनहीन होता है वे सच से बहुत दूर हैं। दीपा की कुछ क्रमिक मन स्थितियां दृष्टव्य है जो इस तीखे सच को उभारती हैं। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। मैं उसे निशित को बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भुला चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उसे घृणा करती हूँ और इस जिंदगी में कभी कभी माफ नहीं कर सकती। यह सच सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या, मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बातें सोचना भी कितना अनुचित है। पर मैं क्या करूं, जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बह जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता है, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं करता। बड़ी कातर करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।
वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, यही सच है। में मन्नू भंडारी ने कई प्रश्नों को उठाया है। इनमें से एक प्रश्न यह है कि जीवन की रोमानीय भावनाओं और जीवन की सुरक्षाओं में किसका कितना महत्व है। दीपा को सुरक्षा संजय से मिलती है, किंतु प्रेम की जो पुलक उसे निश्चित के प्रति महसूस होती है वह संजय के साथ नहीं। कहानी के अंत में वह संजय के सामने बिखरने लगती है, जिसका अर्थ कई विद्वान यह लेते हैं कि जीवन की सुरक्षाएं रोमानियत से ज्यादा बढ़कर हैं। किंतु कहानी के कुछ भी वाक्यों को देखें तो प्रतीत होता है कि इसमें भावना मूलक प्रेम को वरीयता दी गई है, बशर्ते वह उपलब्ध हो सकता हो। निम्नांकित दो वाक्यों में प्रेम की दोनों स्थितियों की तुलना दिखाई पड़ती है। मेरे सामने पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारते करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में निशित के साथ प्रेम के क्षणों की अनुभूति। चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ। वह अपने ऑफिस के मित्रों के बातें करता है या हम किसी और विषय पर बातें करने लगते हैं। पर इस सबका यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। संजय के साथ प्रेम की स्थिति इन भावों के साथ साथ कहानी कुछ और भावों को भी छूती हुई चलती है, जो मन्नू भंडारी की मनोवैज्ञानिक की सूक्ष्म पकड़ पर आधारित है। उदाहरण के लिए कहानी में एक भाव यह भी नजर आता है कि प्रेम और घृणा जैसे भाव जितने विरोधी प्रतीत होते हैं, उतनी ही नहीं ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति सिर्फ कुछ क्षणों के अंतराल पर घृणा और प्रेम दोनों का पात्र बन जाए। एक अन्य भाव यह भी है कि पुरुष और नारी के मनोविज्ञान में कितना अंतर होता है। 3 वर्षों के अलगाव के बाद साथ गुजरे हुए कुछ क्षणों की स्मृतियां जहां नारी के भावनात्मक जीवन में तूफान ला देती हैं, वहीं पुरुष उनसे तटस्थ और निर्विकार रह जाता है। इस अर्थ में यह नारी और पुरुष की भाव क्षमताओं के अंतर को उभारने वाली कहानी भी है। शिल्प पक्ष, यह कहानी शिल्प की दृष्टि से कुछ विशेष प्रयोग के कारण अत्यंत चर्चित रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है डायरी शैली का प्रयोग। नई कहानी की प्रयोगशील प्रवृत्तियों में एक यह भी थी कि डायरी के ढांचे में कहानी लिखी गई। यह कहानी वस्तुतः दीपा की डायरी के कुछ पन्नों का संकलन मात्र है, जो क्रमशः कानपुर, कलकत्ता और फिर कानपुर में लिखे गए हैं। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर यह कहानी उत्तम पुरुष शैली में रचित है और पुरुष चरित्र दीपा में के रूप में उपस्थित है। डायरी शैली का एक विशेष लाभ इसकी चरित्र योजना में दिखाई पड़ता है। चूंकि डायरी लिखते हुए व्यक्ति पूरी ईमानदारी का परिचय देता है और बाह्य जीवन में नहीं ही कही जा सकने वाली बातें भी खुलकर लिखता है। इसीलिए दीपा का चरित्र मनोविज्ञान की उन सूक्ष्मताओं को छू सकता है जो शायद नई कहानी में भी दुर्लभ है। इसी सफागोई का परिणाम है कि कुछ पारंपरिक समीक्षक दीपा के चरित्र को नैतिक रूप से उचित नहीं मानते। डायरी शैली से एक समस्या यह हुई है कि एक चरित्र का पूरा सच उभार गया है, किंतु बाकी चरित्र निश्चित, संजय आदि के वही पक्ष उभरे जो बाह्य जीवन में व्यक्त होते हैं। चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग इस कहानी का अन्यतम विशेषताओं में से एक है। कैसे कैसे दीपा की चेतना में क्षणिक परिवर्तन आते रहते हैं, यह दिखाने के लिए इससे बेहतर शैली हो भी नहीं सकती थी। इसका नीली साड़ी पहनने का प्रसंग और टैक्सी में बैठे समय उसकी मन स्थितियां, ये दोनों प्रसंग चेतना प्रवाह शैली की दृष्टि से अनूठे हैं।
जहाँ तक शेष शिल्पगत तत्वों का प्रश्न है, वे नई कहानी की प्रतिनिधि विशेषताओं से मिलते जुलते हैं। इसकी भाषा सघन अनुभूति प्रधान भाषा है। घटनाओं और वर्णनों की कमी तथा चिंतन मनन विश्लेषण की अधिकता ने कथानक के विन्यास को तोड़ा है, जो अन्य नई कहानियों की भी विशेषता है। चरित्र योजना की खासियत यह है कि दीपा के चेतना और अवचेतना मन में निरंतर चलने वाले द्वंद्व को उभारा गया है, जो मेरा दुश्मन तथा कई अन्य नई कहानियों में भी दृष्टिगोचर होता है। मछलियां उषा प्रियवदा संवेदना पक्ष। मछलियां कहानी की संवेदना इसके नामकरण से ही स्पष्ट हो जाता है। मछलियों की दुनिया में सिर्फ एक नियम चलता है, जो मछली बड़ी और ताकतवर है वह छोटी मछली को खा जाती है। इसे ही मत्स्य न्याय कहते हैं। लेखिका चाहती हैं कि भौगोलिक परिवेश चाहे किसी गांव का हो चाहे अमेरिका जैसे देशों के विकसित शहरों का, प्रेम की दुनिया में मत्स्य न्याय विद्यमान होता ही है। वे मत्स्य न्याय पर चोट करना चाहती हैं। उन्होंने कहानी की नायिका विजय लक्ष्मी या बीजी को मत्स्य न्याय का ढांचा तोड़ने का माध्यम बनाया है। कहानी के आरंभ में ही बीजी द्वारा नटराजन से कही गई निम्नलिखित पंक्तियां लेखिका के दृष्टिकोण का आभास दे देती हैं। वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलट कर वार भी नहीं कर सकती। यह कथन इस कहानी का बीज कथन है। यदि इसके प्रतीकों को कहानी पर लागू करें तो स्पष्ट होता है कि बीजी ही वह छोटी मछली है जो अपने प्रेम को दो दो बार हथियार लेने वाली मुखी अर्थात नयनतारा मुखर्जी को बड़ी मछली के रूप में देखती है और उससे जीत चाहे न सके अपने सुकून के लिए उस पर वार करना चाहती है। बीजी के मन में नटराजन को के छिन जाने पर मुक्की के प्रति कितनी गहरी घृणा है, यह निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाई देती है। अब मुखी की गर्दन पकड़कर उसे भींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफी में जहर मिलाकर पिला दें, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दें और सिल्क की तहों में लेटी मुखी लपटों में घिर जाए और उसकी चीखें धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाए। बीजी ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुखी के लिए जो बैर भाव है रोम रोम में भिद गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। संबंधों की इस गला काट प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त उषा प्रियवदा ने इस कहानी में कुछ और पक्षों को भी उभारा है। एक प्रमुख पक्ष प्रेम और विवाह के अलगाव का विडंबना। प्रेम एक सहज मानवीय भावना है, जबकि विवाह एक कृति सामाजिक व्यवस्था। शहरी मध्य वर्ग के जीवन की समस्या यह है कि उसके प्रेम और विवाह में असंगति है। जहाँ प्रेम है वहाँ विवाह नहीं हो सकता और जहाँ विवाह होना है वहाँ प्रेम पनप नहीं पाता। नटराजन का विवाह मुखी से होने वाला है, पर बीजी वह मुखी के प्रति उसके मन के भाव स्पष्ट करते हैं कि वह वस्तुतः बीजी को ही चाहता है। अनेक बार चाहने पर भी मुंह से बीजी को न जाता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्ष के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर बीजी के मात्र नकटय से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थी वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मुखी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है, या
यह विवाह 30 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के लिए निमित्त ही किया जा रहा है। कहानी में लेखिका ने एक पक्ष यह भी दिखाया है कि प्रेम जैसी सहज भावना शहर के यांत्रिक जीवन में आकर कैसे रसता खो बैठती है और उपयोगितावादी समीकरणों में तब्दील हो जाती है। यहाँ विजय और नटराजन जैसे चरित्र सहज भावनाओं को महत्व देते हैं, वहीं मनीष और मुकी जैसी चरित्र प्रेम को लाभ हानि की गणनाओं से जोड़कर देखते हैं। चिंता की बात यह है कि व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही लोग ज्यादा सफल भी हैं। मनीष, जिसने कि एक दिन बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, बीजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी सरल कॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके ऐसी मानसिक गहराई नहीं है उसमें, और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर बीजी को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से उबे अकेला मैक्सिको चल दे। बीजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी तो 8,000 मिल रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टटपूजिया फेलोशिप ही है। इस कहानी में व्यक्ति के परिवार से विच्छिन्न होने की समस्या भी उभरी गई है। मध्य वर्ग के लोग बड़े शहरों में तो अकेलापन महसूस करते ही हैं, अपने स्वतंत्र निर्णयों के कारण अपनी जड़ों से भी कट जाते हैं। जड़ों से उखड़ते हुए होने की अनुभूति उन्हें लगातार एक असुरक्षा और अजनबियत के बोध से भारती रहती है। बीजी सोचती है पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। बी माता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियां या खिज झुंझुलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना, क्या किसी को उसकी विजयलक्ष्मी की कभी भी याद न आती होगी? बीजी सोचती है औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका, कब अनजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। शिल्प पक्ष कथानक अन्य नई कहानियों की तरह इस कहानी में भी कथानक की निश्चित संरचना नहीं है। हालांकि कथानक उतनी नहीं टूटा है जितना कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं या मोहन राकेश की एक और जिंदगी में। इस कहानी में घटनाएं कम है, स्थितियां अधिक हैं और केंद्र में हैं। उन स्थितियों के भीतर मानवीय संबंधों का विश्लेषण, कोई निश्चित शुरुआत या अंत इसमें नहीं है। जहां तक काल को बांधने का प्रश्न है, लगभग 5 वर्षों का कालखंड इसमें शामिल है, लेकिन वह पारंपरिक कहानियों की तरह सीधी रेखा में नहीं चलता। भूत और वर्तमान एक दूसरे के संदर्भ बना कर आते रहते हैं, इसीलिए पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक और प्रत्यालोकन जैसी प्रवृत्तियां काफी मात्रा में दिखती हैं। चरित्र योजना, इस कहानी के चरित्र नई कहानी आंदोलन के अन्य चरित्रों की तरह महानगरीय मध्य वर्ग के आधे अधूरे चरित्र हैं। लेखिका ने इन्हें अपने हस्तक्षेप से मुक्त रखा है और तार्किक स्वाभाविकता के साथ विकसित होने का मौका दिया है। खास बात यह है कि चरित्र एक आयामी नहीं है, वे अंतर्द्वंद से गुजरते हुए कुछ न कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। यह विशेषता मुख्यतः बीजी के चरित्र में दिखती है, जो अंततः अपनी सहिष्णुता छोड़कर वार करने का फैसला करती है। यदि अंत में मुकी के संवाद पर ध्यान दे तो मुकी भी उतनी बुरी नजर नहीं आती जितनी वह कहानी के बीच में दिखती है। अंततः कहानी के अंत में किसी चरित्र के प्रति न ज्यादा श्रद्धा उभरती है, न घृणा पैदा होती है। एक खास बात यह है कि लेखिका ने चरित्रों के विविध पक्ष दिखाने के लिए पर्याप्त परिस्थितियों की योजना की है, विशेषतः बीजी, मुकी और नटराजन के संदर्भ में। भाषा शैली, जहां तक शब्दावली का प्रश्न है, शिक्षित मध्य वर्ग की अंग्रेजी प्रधान और तत्सम प्रधान शैलियों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। ओ बीजी, यू आर सो स्वीट, अच्छा काफी दोगी या नहीं? उस छायांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हासिनी
बीजी इस कलांत मुख में झांक गई। प्रतीक योजना कहानी का नाम मछलियां की प्रतीकात्मक है। बड़ी मछलियां छोटी मछली नाटक के संदर्भ में इसका प्रतीक स्पष्ट होता है। कहीं कहीं प्रतीकों के माध्यम से मनोभावों की अभिव्यक्ति की गई है। जैसे यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुखी से कटुलता आती तो भी आज अकेले यूं अपने से न द्वंद्व करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा चाय का पानी उबलने लगा। उपमाओं का प्रयोग उसके कहने के ढंग पर बीजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। टूटना राजेंद्र यादव। संवेदना पक्ष टूटना की संवेदना का केंद्रीय तत्व तो पति पत्नी के संबंधों का बिखराव है, किंतु खास बात यह है कि इस एक संवेदना सूत्र के साथ राजेंद्र यादव ने बहुत से अन्य सूत्र भी पिरो दिए हैं। इसीलिए संवेदना के स्तर पर यह कहानी जितनी संश्लिष्ट है उतनी शेष कहानियां नहीं। औपचारिक दृष्टि से इस कहानी की मूल समस्या बेमेल विवाह की है, किंतु यह बेमेल की धारणा प्रेमचंद से अलग है। प्रेमचंद के यहाँ उम्र के अंतराल को बेमेल विवाह माना जाता था। नई कहानी में उम्र का अंतराल इतने मायने नहीं रखता, किंतु अब वर्ग अंतराल, भाषा अंतराल, मानसिक अंतराल और जीवन शैली का अंतराल ज्यादा प्रभावी है। ये सारे अंतराल कैसे किशोर और लीना के रोमानीय प्रेम पर हावी होते हैं और प्रेम को नफरत के बिंदु तक पहुंचा देते हैं। इस प्रक्रिया की सूक्ष्मता तहे राजेंद्र यादव ने बखूबी खोली है। किशोर के मन में छिपी हीनता ग्रंथि बार बार नीचा दिखाए जाने पर किसी तरह आक्रामक तेवर धारण करती है। यह समझ इस कहानी को मनोविज्ञान के चरम बिंदु पर पहुंचा देती हैं। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है। जब वह सज संवर कर बाहर निकलती तो किशोर उसे देखता रह जाता है। उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता है, लेकिन पीछे कहीं ऋण के भीतर आंशिक भय सुर सराया करता है। सचमुच वह लीना के लायक नहीं है। उसका गट गट पानी पीना, चप चप खाना और हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्त का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं। यह जानते हुए भी वह उसे चिढ़ाने के लिए यही करते हुए खाता है। विस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाई काउंट बोलो, लीना ने हंसकर कहा। तो फिर वही बाईफोकल शीशे और तुच्छता का एहसास कराती हो। उपेक्षा भरी आंखें से उसे तिलमिला छोड़ गई। टूटना कहानी की गहराई इसकी मनोवैज्ञानिक और वैचारिक सूक्ष्मता में है। यूं तो हर नई कहानी संबंधों की जटिल दुनिया के गोपनीय दरवाजे खोलती है, किंतु टूटना में मानवीय संबंधों की जो गहराई दिखती है वह दुर्लभ है। सतही दृष्टि के लोग मानवीय संबंधों को गणित की रेखाओं की तरह सरल और सीधा समझते हैं, किंतु राजेंद्र जी ने किशोर के माध्यम से दिखाया है कि प्यार और नफरत, क्रोध और सहानुभूति जैसे भाव परस्पर विरोध नहीं बल्कि सहचर होते हैं। एक ही व्यक्ति के प्रति एक ही समय में ये भाव उभरते रहते हैं। लीना का पत्र पाकर किशोर के मन में कितने विरोध भाव पैदा होते हैं यह निम्नलिखित दो उदाहरणों से दिखता है। उस जिद्दी दंभी उद्दीत स्वाभिमानी औरत ने कितनी मुश्किल से अपने को यह पत्र लिखने को तैयार किया होगा, यह सिर्फ किशोर ही महसूस कर सकता है। वह जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। झुकना, पछताना, समझौता करना उसके खून में ही नहीं, वह अचेतन की आवेगमयी इच्छा से लड़ता रहा कि सुबह दिल्ली न जाकर प्लेन से सीधे लीना के पास जाए और उस हारी थकी जर्जर पराजित को बाहों में उठा ले। लीना मेरी लीना, मुझे माफ कर दो। सचमुच बेचारी कहीं बहुत मजबूर हो उठी होगी, वरना कैसे यह पत्र लिख पाती। देर तक आंसू किशोर के गालों पर लुढ़कते रहे। टूटना की संवेदना का एक गहन पक्ष मध्य वर्ग के विश्लेषण भी है।
मध्य वर्ग में और निर्णय की समस्या सबसे ज्यादा गहरी है। यह इस कहानी में वर्ग विश्लेषण के माध्यम से झलकता है। राजेंद्र यादव कई प्रसंगों में दिखाते हैं कि कठोर निर्णय करना उच्च वर्ग के लिए भले संभव हो, मध्य वर्ग के लिए नहीं। लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय ढूंढता और स्पष्ट चिंता उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण होता है। कहानी का अंतिम बिंदु भी इस दृष्टि से अत्यंत प्रभावपूर्ण बन पड़ा है। कहानी जीवन की तरह अनिर्णय पर खत्म हुई है। यह अनिर्णय मध्य वर्ग के कारण भी है, उम्र के कारण भी और आत्मनिर्वासन के चरम स्तर को छू लेने के कारण भी। 30-35 की उम्र तक आदमी में उत्साह होता है, ग ग ग 40-42 तक थकान शक्तियों में चूस डालती है। ऐसे ढीले तन और मन से अब जिंदगी का ढर्रा बदलना, नए सिरे से नई जिम्मेदारियों को ओढ़ना और फिर आखिरी अब उसे जरूरत भी क्या है, वह अब रह ही कहाँ गया हो है। जो शिल्प पक्ष टूटना शिल्प के स्तर पर भी अत्यंत समृद्ध कहानी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग दो प्रतीक कथाओं का है। पहली प्रतीक कथा गांधी जी की हत्या से संबंधित है, जिसे कहानी की भूमिका बनाया गया है। दूसरी प्रतीक कथा जो दो पंजा लड़ाते हुए व्यक्तियों की है। इन दोनों प्रतीक कथाओं ने कहानी के रेसे खोलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कथानक टूटना में भी टूटा है जैसे बाकी नई कहानियों में, किंतु यह दूध और दवा और सामान की तरह बिखराव की हद तक नहीं टूटा है। फ्लैशबैक के बारंबार प्रयोग के कारण अतीत और वर्तमान की कड़ियां बहुत गहराई से जुड़ गई हैं। टूटना के चरित्र नई कहानियों के अन्य चरित्रों की तरह टूटे हुए तथा आधे अधूरे हैं। स्थितियों से पड़ते लड़ते उनसे हार मान लेना उनकी नियति है। अंतर्द्वंद की अधिकता और स्वाभाविकता की दृष्टि से यह कहानी यही सच है जैसी एकधा कहानी को छोड़कर शेष सभी पर भारी पड़ती है। जिंदगी और जोंक अमरकांत कथासार यह एक अनाथ व्यक्ति के अंतहीन शोषण की कहानी है। वह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के द्वारा शोषित होता है। उसका केंद्रीय पात्र गोपाल एक अनाथ लड़का है, जिसे शिवनाथ बापू ने रजुआ नाम दिया है। सब उससे काम लेते हैं, किंतु मानुष्य नहीं वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं। जब उसे हैजा हो जाता है तो उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। कहानी का लेखक मैं के रूप में उपस्थित है, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है। वह हैजे से तो बच जाता है, किंतु कमजोरी के कारण नरकंकाल जैसा हो जाता है। अंत में कहानी का बीज भाव इस रूप में स्पष्ट होता है कि गरीब आदमी की जिंदगी जोक की तरह उससे चिपटी रहती है और उसके रक्त की अंतिम बूंद चूस कर ही छोड़ती है। संवेदना पक्ष हिंदी की नई कहानी आंदोलन की मूल प्रतिज्ञा अनुभव का प्रामाणिकता की थी, इसीलिए वह कहानी में भोगे हुए यथार्थ के चित्रण का आग्रही था। इस कारण नई कहानी मध्यवर्गीय व्यक्तिगत अनुभवों पर केंद्रित था, जिसका सर्व प्रमुख विषय स्त्री पुरुष संबंध था। नई कहानी की अधिकांशतः कहानियां स्त्री पुरुष संबंधों के टूटन को अपना विषय बनाती हैं, किंतु नई कहानी के इस परिदृश्य के बरकक्ष कहानीकार अमरकांत की उपस्थिति विशिष्ट है, जो नई कहानी को व्यक्ति के दायरे से बाहर निकालकर प्रेमचंद की उस परंपरा का उत्तराधिकारी बनाते हैं जिसके केंद्र में समाज और उसकी समस्या है। जिंदगी और जो अमरकांत की ऐसी ही कहानी है जो रजुआ के चरित्र के माध्यम से समाज में एक निर्धन व्यक्ति की और उपेक्षा एवं दुर्दशा तथा मध्य वर्ग के खोखलेपन और बनावटीपन को तीक्ष्णता के साथ उजागर कर देती है। जिंदगी और जोक कहानी में अमरकांत ने रजुआ की दयनीय जीवन स्थिति को मोहल्ले में रहने वाले लोगों की मानसिकता के संदर्भ में उद्घाटित किया है। भारतीय समाज में हर गरीब व्यक्ति संदेह की नजर से देखा जाता है। ऐसे में शिवनाथ बापू के घर में साड़ी न मिलने पर भीख मांगे रजुआ को चोर मान लिया जाता है और
वह बुरी तरह पीटा जाता है। बाद में साड़ी के घर में ही मिल जाने पर भी उन्हें रजुआ की पिटाई को लेकर कोई अफसोस नहीं होता है, बल्कि वे दांत खोलकर हंसते हुए कहते हैं, चलिए नीचे, और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। नीच और नींबू को दबाने की यह मनोवृत्ति केवल शिवनाथ बापू की ही नहीं होकर पूरे मोहल्ले के लोगों की है। सभी रजुआ का शोषण करते हैं और वह किसी व्यक्ति विशेष का नौकर न होकर पूरे मोहल्ले का नौकर हो जाता है। रजुआ को जब बुखार हो जाता है तब उसे कोई नहीं पूछता, हैजा हो जाने पर भी कोई उसकी खबर नहीं लेता। यह प्रसंग नैतिक मूल्यों की दुहाई देने वाले मध्य वर्ग की छद्म नैतिकता और अमानवीयता को अनावृत कर देता है। यह कहानी निम्न वर्ग की अदम्य जीविका को भी प्रस्तुत करती है। निर्धनता की रेखा से बहुत नीचे जीने के लिए विवश कर दिए गए लोगों के जीवन संघर्ष और जीविका को अमरकांत ने इस कहानी में बखूबी स्मूथ किया है। हैजा हो जाने पर खंडहर में बेहोश पड़े रजुआ को देखकर सबकी राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, पर रजुआ बच जाता है, वो मरता नहीं है। हम देख सकते हैं कि जिंदगी और जोक में अनुसयुक्त अनुभव भोगे हुए क्षण का परिणाम न होकर अपने समय और समाज के ऐतिहासिक अनुभव का परिणाम है, और इसी रूप में अमरकांत का दृष्टिकोण और उनकी कहानियों का मिजाज नई कहानी की समांतर प्रवृत्ति से भिन्न और विशिष्ट है। शिल्प पक्ष जिंदगी और जोक में शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें कथानक कथा को अपनी कथा बनाकर प्रस्तुत करता है। इससे कहानी में विश्वसनीयता और रोचकता के गुण का समावेश हुआ है। कहानी में कौतूहल का तत्व भी मौजूद है, जिसमें कहानी अज्ञात पाठकों को बंधे रखती है। इस कहानी में अमरकांत ने कहानी कहने के कई तकनीकों का सहारा लिया है। कहीं वे खिस्सागों शैली अपनाते हैं, कहीं वर्णनात्मक और कहीं चित्रात्मक। कहानी कई दृश्यों में विभक्त है। इसमें कहानी में नाट्यता के गुण का समावेश हुआ है। संवादों का भी अमरकांत ने रचनात्मक प्रयोग किया है। संवेदना को सशक्त रूप में व्यंजित करने के लिए अमरकांत ने सार्थक ब्यौरों का प्रयोग किया है, जिससे यथार्थ चित्र उपस्थित हो जाता है। वे शब्द चित्र और रेखा चित्र खड़ा करके भी यह काम करते हैं। कहानी में रेखा चित्र की विशेषताओं का समावेश करना अमरकांत की कहानियों की विशेषता है। इसका एक उदाहरण दृष्टव्य है। भीख मंगा नाटा था, गाल चिपके हुए, आंखें धंसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थीं। पेट नाद की तरह फूला हुआ। व्यंग का भी इस कहानी में कुशल प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से वे यथार्थ का पर्दाफाश तीक्ष्णता के साथ करने में सफल हुए हैं। परिंदे निर्मल वर्मा। संवेदना पक्ष परिंदे एक दुनिया समानांतर में संकलित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। कथा साहित्य एवं यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में शिखर रचनाकार माने जाते हैं। परिंदे कहानी की खासियत यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। परिंदे की केंद्रीय चरित्र लतिका है, जो लड़कियों के एक मिशनरी स्कूल के छात्रावास की वार्डन है। इसके अन्य प्रमुख चरित्रों में डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन तथा जूली इत्यादि हैं। कहानी की पृष्ठभूमि कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र की है। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इस इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। लतिका को याद आया, हर साल सर्दियों की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वहाँ डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हर
ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे के प्रश्न का उत्तर यही है कि हम सब अपनी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी को भय है कि बर्मा से भारत आकर एक अजनबी स्थान पर मर जाना कितना खतरनाक है। वे कहते भी हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन कौन मुझे जानता है? यह यही शायद मर भी जाऊं। हर ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? यही अकेलापन और मौत का इंतजार सभी चरित्रों की नियति। ह्यूबर्ट को अंदाजा हो गया है कि उसकी मृत्यु नजदीक है। लतिका अपने प्रेमी गिरीश नेगी की मृत्यु के बाद जीते जी मरी हुई सी है। करीमुद्दीन की धुनें भी उदासी से भरी हुई हैं। एक दुनिया समानांतर की बाकी कहानियों से परिंदे कुछ अलग हैं। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं होता, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहां तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। वे कहते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपके रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। अब आज जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है, और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में न हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। इस बिंदु पर कहानी की गति बदलती है। लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। वह जूली का पहला प्रेम पत्र, जो उसने वार्डन की हैसियत से अपने पास रख लिया था, उसके तकिए के नीचे रख आती है, जिसका संकेत है कि वह अपने और दूसरे के जीवन में रंग भर देना चाहती है। कहानी के अंतिम दो वाक्य इसी बात को प्रतीकों की भाषा में दर्ज करते हैं। जब वह बाहर कॉरिडोर में आई बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगी थी, करीमुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी थी। शिल्प पक्ष परिंदे कहानी की संवेदना में बदलाव के साथ शिल्प में भी अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है। पहले से बिल्कुल अलग एक नए तेवर में नई कहानी की कथा वस्तु में फेरबदल हुआ तो कहने की शैली भी बदली, संवेदनाएं परिवर्तित हुई तो भाषा भी इधर उधर हुई। इस संदर्भ में नामवर सिंह लिखते हैं कि परिंदे को देख लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिनों से प्रयोगशील नई कविता भी न कर सकी, उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। प्रस्तुत कहानी में जीवन अनुभव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति तो है ही, साथ ही छोटे छोटे संवादों ने अर्थ की नई परिपाटी विकसित की है। मुख्य पात्र लतिका एक निराश एवं भावुक आधुनिक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहानी में लगभग सभी पात्र भीतर ही भीतर मुक्ति की आकांक्षा में युद्धरत हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक रहस्यात्मक मनोवृत्ति डॉक्टर मुखर्जी में झलकती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? विषय वस्तु में वातावरण एवं परिवेश में प्रसंगानुकूल है। कहानी एक छोटे से हिल स्टेशन पर स्थित लड़कियों की कॉन्वेंट स्कूल से संबंधित है। भीम प्रतीक उपमा का प्रयोग निर्मल वर्मा ने खूब किया है, इसीलिए उनकी भाषा कभी कभी काव्यात्मक हो जाती है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि परिंदे कहानी भाषा व शिल्प के स्तर पर एक खास किस्म के बदलाव को प्रदर्शित करती है।